बहुत दिनों बाद अचानक माधुरी का आना मीना को सुखद लगा था। 2-4 दिन तो यूं ही गपशप में निकल गए थे। माधुरी दीदी यहाँ अपने किसी संबंधी के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। जिद करके वह मीना और उसके पति दीपक को भी अपने साथ ले गई। फिर शादी के बाद मीना ने जिद करके उन्हें 2 दिन और रोक लिया था। दीपक किसी काम से बाहर चले गए तो माधुरी रुक गई थी। और सुना, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? माधुरी ने कहा। अब तो दोनों बेटियों का ब्याह करके तुम लोग भी फ्री हो गए हो, खूब घूमो फिरो, अब क्यों घर में बंधे हुए हो? दीदी, अब आपसे क्या छिपाना, मीना कुछ गंभीर होकर कहने लगी। आप तो जानती ही हैं कि दोनों बेटियों की शादी में काफी खर्चा हुआ है। अब दीपक रिटायर भी हो गए हैं, सीमित पेंशन मिलती है, किसी तरह खर्च चल रहा है। बस कोई खर्चा आ जाता है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। माधुरी बीच में ही टोक कर बोली, देख मीना, तू अपने आप को थोड़ा बदल। बेटियों के कमरे खाली पड़े हैं, उन्हें किराए पर दे। इस शहर में बच्चों की कोचिंग का अच्छा माहौल है। तुम्हारे घर के बिल्कुल पास कोचिंग क्लासें चल रही हैं। बच्चे फौरन किराए पर कमरा ले लेंगे। उनसे अच्छा किराया तो मिलेगा ही, घर की सुरक्षा भी बनी रहेगी। माधुरी की बात मीना को भी ठीक लगी। उसे खुद आश्चर्य हुआ कि अब तक इस तरह उसने सोचा क्यों नहीं था। ठीक है, दीपक घर को किराए पर देने के पक्ष में नहीं है, पर 2 कमरे बच्चों को देने में क्या हर्ज है? बाथरूम तो अलग है ही। माधुरी दीदी के जाते ही पति से बात करके मीना ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। देखो मीना, मैं तुम्हारे कार्य क्षेत्र में दखल नहीं दूंगा, दीपक बोले, पर निर्णय तुम्हारा ही है, तो सोच समझ कर लेना। क्या किराया होगा, किसे देना है, सारा सिरदर्द तुम्हारा ही होगा, समझी? हाँ बाबा, सब समझ गई हूँ, किराए पर भी मेरा ही अधिकार होगा, जैसा चाहूँ खर्च करूंगी। दीपक तब हंसकर रह गए थे। विज्ञापन छपने के कुछ ही दिन बाद दोनों कमरे किराए पर गए थे। निखिल और सुबोध दोनों बच्चे मीना को अच्छे परिवार के लगे थे। किराया भी ठीक ठाक मिल गया था। मीना खुश थी। किराएदार के रूप में बच्चों के आने से उसका अकेलापन थोड़ा कम हो गया था। दीपक ने तो अपने मन लगाने के लिए एक संस्था ज्वाइन कर ली थी, पर वह घर में अकेली बोर हो जाती थी। दोनों बेटियों के जाने के बाद तो अकेलापन वैसे भी अधिक खलने लगता था। शीना का उस दिन फोन आया तो कह रही थी, माँ आपने ठीक किया जो कमरे किराए पर दे दिए। अब आप और पापा कुछ दिन के लिए चेन्नई घूमने आ जाइए। काफी सालों से आप लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ, अब घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। उधर का रीना भी जिद कर रही है बेंगलोर आने की। मीना का स्वर उत्साहित से भरा था। फोन सुनने के बाद मीना बाहर लॉन में आकर गमले ठीक करते हुए सोचने लगी कि दीपक से बात करेगी कि बेटियां इतनी जिद कर रही हैं, तो चलो उनके पास घूम आए। तभी बाहर का फाटक खोलकर एक दुबला पतला कुछ ठिकने कद का लड़का अंदर आया था। कहो क्या काम है, किससे मिलना है? जी आंटी, मैं राघव हूँ, यहाँ जगदीश कोचिंग में एडमिशन लिया है, मुझे कमरा चाहिए था। देखो बेटे, यहाँ तो कोई कमरा खाली नहीं है। 2 कमरे थे जो अब किराए पर चढ़ चुके हैं। मीना ने गमलों में पानी डालते हुए वहीं से जवाब दे दिया। वह लड़का थोड़ी देर खड़ा रहा था, पर मीना अंदर चली गई। दूसरे दिन दीपक के बाजार जाने के बाद यूं ही मीना अखबार लेकर बाहर लॉन में आती तो फिर वही लड़का दिखाई दिया था। हाँ कहो, अब क्या बात है? आंटी, मैं इतने बड़े मकान में कहीं भी रह लूंगा, अभी तो मेरा सामान भी रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा है। उसके स्वर में अनुनय का भाव था। कहा ना कोई कमरा खाली नहीं है, पर यह कहकर उसने छोटे से गैराज की तरफ इशारा किया था। मीना का ध्यान भी अब उधर गया। मकान में यह हिस्सा कार के लिए रखा था। कार तो आ नहीं पाई। हाँ, पर शीना की शादी के समय इसमें एक मामूली सा दरवाजा लगाकर कमरे का रूप दे दिया था। हलवाई और नौकरों के लिए पीछे के काम चलाऊ टॉयलेट भी बनाया था। अब यह हिस्सा घर के फालतू सामान के लिए था। इसमें रह लोगे, पढ़ाई हो जाएगी? मीना ने आश्चर्य से पूछा था। हाँ क्यों नहीं, लाइट तो होगी ना? वह लड़का अंदर आ गया था। गैराज देखकर वह उत्साहित था। कहने लगा, यह मेज और कुर्सी तो मेरे काम आ जाएगी, और ये तख्त भी। मीना समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। लड़के ने जेब से कुछ नोट निकाले और कहने लगा, आंटी ये 500 रुपये तो आप रख लीजिए, मैं 800 रुपये से ज्यादा किराया आपको नहीं दे पाऊंगा। बाकी 300 रुपये मैं 1-2 दिन में दे दूंगा। अब सामान ले आऊं? 500 रुपये हाथ में लेकर मीना अचंभित थी। चलो एक किराएदार और सही, बाद में इस हिस्से को भी ठीक करा देंगे तो इसका भी अच्छा किराया मिल जाएगा। घंटे भर बाद ही वह एक रिक्शे पर अपना सामान ले आया था। मीना ने देखा, एक टीन का बक्सा, एक बड़ा सा पुराना बैग और एक पुरानी चादर की गठरी में कुछ सामान बंधा हुआ दिख रहा था।
ठीक है, सामान रख दो, अभी नौकरानी आती होगी तो मैं सफाई करवा दूंगी। आंटी झाड़ू दे दीजिए, मैं खुद ही साफ कर लूंगा। खैर, नौकरानी के आने के बाद थोड़ा फालतू सामान मीना ने बाहर निकलवा लिया और ढंग की मेज कुर्सियों से पढ़ाई के लिए दे दी। राघव ने भी अपना सामान जमा लिया था। शाम को जब मीना ने दीपक से जिक्र किया तो उन्होंने हंसकर कहा था, देखो अधिक लालच मत करना, वैसे यह तुम्हारा क्षेत्र है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मीना को यह लड़का निखिल और सुबोध से काफी अलग लग रहा था। रहता भी दोनों से अलग थलग ही था, जबकि तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस दिन शाम को बिजली चली गई तो मीना बाहर बरामदे में आ गई थी। निखिल और सुबोध बैडमिंटन खेल रहे थे। अंधेरे की वजह से राघव भी बाहर आ गया था, पर दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया। वह दूर कोने में चुपचाप खड़ा था। फिर मीना ने ही आवाज देकर उसे पास बुलाया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मन तो लग रहा है ना? मन तो आंटी लगाना ही है, माँ ने इतनी जिद करके पढ़ने भेजा है, खर्चा किया है। अच्छा, और कौन कौन है घर में? बस माँ ही है, पिताजी तो बचपन में ही नहीं रहे, माँ ने ही सिलाई बुनाई करके पढ़ाया। मैं तो चाह रहा था कि वही आगे की पढ़ाई कर लूं, पर माँ को पता नहीं किसने इस शहर की आईआईटी क्लास की जानकारी दे दी थी और कह दिया कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में होशियार है, उसे भेज दो। बस माँ की जिद सवार हो गई। माँ की याद में उसका स्वर भर्रा गया था। अच्छा चलो, अब माँ का सपना पूरा करो, मीना के मुंह से भी निकल ही गया था। सुबोध और निखिल भी थोड़े अचंभित थे कि वह राघव से क्या बात कर रही हैं। एक दिन नौकरानी ने आकर कहा, दीदी देखो ना, गैराज से धुआं सा निकल रहा है। धुआं? मीना घबरा गई और रसोई में गैस बंद करके वह बाहर आई। हाँ, धुआं तो है, पर राघव क्या अंदर नहीं है? मीना ने जाकर देखा तो वह एक स्टोव पर कुछ बना रहा था। केरोसिन का बत्ती वाला स्टोव धुआं कर रहा था। यह क्या कर रहे हो? चौंक कर मीना को देखते हुए राघव बोला, आंटी खाना बना रहा हूँ। यहाँ तो सभी बच्चे टिफिन मंगाते हैं, तुम खाना बना रहे हो तो फिर पढ़ाई कब करोगे? आंटी अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, टिफिन मंगाना पड़ता है, तो सोचा कि एक समय खाना बना लूंगा, शाम को भी वही खा लूंगा। यह स्टोव भी अभी लेकर आया हूँ, राघव धीमे स्वर में बोला। राघव की यह मजबूरी मीना को झकझोर गई। देखो, तुम्हारी माँ जब रुपए भेज दे तब किराया दे देना, अभी ये रुपये रखो और कल से टिफिन सिस्टम शुरू कर दो, समझे? मीना ने राघव के रुपए लाकर उसे वापस कर दिए। राघव डबडबाई आंखों से मीना को देखता रह गया। बाद में मीना ने सोचा कि पता नहीं क्यों माँ बाप पढ़ाई की ओर में बच्चों को इतनी दूर भेज देते हैं। इस शहर में इतने बच्चे आईआईटी की पढ़ाई के लिए आकर रह रहे हैं। गरीब माता पिता भी अपना पेट काट कर उन्हें पैसा भेजते हैं। अब राघव पता नहीं पढ़ने में कैसा हो, पर गरीब माँ खर्चा तो कर ही रही है। महीने भर बाद मीना की मुलाकात गीता से हो गई। गीता उसकी बड़ी बेटी शीना की सहेली थी और आजकल जगदीश कोचिंग में पढ़ा रही थी। कभी कभार शीना का हालचाल जानने घर आ जाती थी। तेरी क्लास में राघव नाम का भी कोई लड़का है क्या? कैसा है पढ़ाई में? टेस्ट में क्या रैंक आ रही है? मीना ने पूछ ही लिया। कौन राघव? प्रकाश? वह जो बिहार से आया है? हाँ आंटी, पढ़ाई में तो तेज लगता है। वैसे तो केमिस्ट्री की कक्षा ले रही हूँ, पर जगदीश जी उसकी तारीफ कर रहे थे कि अंकगणित में बहुत तेज है। गरीब सा बच्चा है। मीना चुप हो गई थी। ठीक है, पढ़ने में अच्छा ही होगा। कुछ दिनों बाद राघव किराए के रुपए लेकर आया तो मीना ने पूछा, तुम्हारे टिफिन का इंतजाम तो है ना? हाँ आंटी, पास वाले ढाबे से मंगा लेता हूँ। चलो, सस्ता ही सही, खाना तो ठीक मिल जाता होगा। फिर मीना ने निखिल और सुबोध को बुलाकर कहा था, यह राघव भी यहाँ पढ़ने आया है, तुम लोग इससे भी दोस्ती करो, पढ़ाई में भी अच्छा है, शाम को खेलो तो इसे भी अपनी कंपनी दो। ठीक है आंटी, सुबोध ने कुछ अनमने मन से कहा था। इसके 2 दिन बाद ही निखिल हंसता हुआ आया और कहने लगा, आंटी आप तो रघु की तारीफ कर रही थी, पता है इस बार उसके टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं। जगदीश सर ने उसे सबके सामने डांटा है। अच्छा, कहकर मीना खामोश हो गई तो निखिल चला गया। उसके बाद वह उठकर राघव के कमरे की ओर चल दी। जाकर देखा तो राघव की आंखें लाल थी। वह काफी देर से रो रहा था। क्या हुआ? क्या बात हुई? आंटी, मैं अब पढ़ नहीं पाऊंगा, मैंने गलती की जो यहाँ आ गया। आज सर ने मुझे बुरी तरह से डांटा है। पर तुम्हारे तो नंबर अच्छे आ रहे थे। आंटी, पहले मैं आगे बैठता था तो सब समझ में आ जाता था। अब कुछ लड़कों ने शिकायत कर दी तो सर ने मुझे पीछे बैठा दिया, वहां से मुझे कुछ दिखता ही नहीं।
न कुछ समझ में आ पाता मैं क्या करूं। दिखता नहीं है क्या आंखें कमजोर हैं? पता नहीं आंटी, पता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। आंटी पैसे कहाँ हैं? माँ जो पैसे भेजती है उनसे मुश्किल से खाने व पढ़ाई का काम चल पाता है। मैं तो अब लौट जाऊंगा, कहकर वह फिर से रो पड़ा था। चलो मेरे साथ। मीना उठ खड़ी हुई थी। रिक्शे में उसे लेकर पास के आंखों के एक डॉक्टर के यहाँ पहुंच गई और आंखें चेक करवाई तो पता चला कि उसे तो मायोपिया है। चश्मा तो इसे बहुत पहले ही लेना था, इतना नंबर तो नहीं बढ़ता। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप इसका चश्मा बनवा दे। घर आकर मीना ने राघव से कहा था, कल ही जाकर अपना चश्मा ले आना, समझे? और ये रुपए रखो। दूसरी बात यह है कि इतना दब दब कर मत रहो कि दूसरे बच्चे तुम्हारी झूठी शिकायत करें, समझे? राघव कुछ बोल नहीं पा रहा था। झुककर उसने मीना के पैर छूने चाहे तो वह पीछे हट गई थी। जाओ, मन लगाकर पढ़ो, अब नंबर कम नहीं आने चाहिए। अब कोचिंग क्लासेस भी खत्म होने को थी। बच्चे अपने अपने शहर जाकर परीक्षा देंगे, यही तय था। राघव भी अब अपने घर जाने की तैयारी में था। निखिल और सुबोध से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। सुबोध ने ही आकर कहा कि आंटी, राघव की तबीयत खराब हो रही है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, हमने दो दो रजाइयां ओढ़ा दी फिर भी थर थर कांप रहा है। मीना ने आकर देखा। अरे, लगता है तुम्हें मलेरिया हो गया है। दवाई ली थी? जी आंटी, डिस्पेंसरी से लाया तो था और कल तक तो तबीयत ठीक हो गई थी, पर अचानक फिर खराब हो गई। पता नहीं घर भी जा पाऊंगा या नहीं। परीक्षा भी अगले हफ्ते है, दे भी पाऊंगा या नहीं। कप कपाते स्वर में राघव बड़बड़ा रहा था। मीना ने फोन करके डॉक्टर को वहीं बुला लिया। फिर निखिल को भेजकर बाजार से दवा मंगवाई। दूध और खिचड़ी देने के बाद दवा दी और बोली, तुम अब आराम करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, परीक्षा भी दोगे, समझे? काफी देर राघव के पास बैठकर वह उसे समझाती रही थी। मीना खुद समझ नहीं पाई थी कि इस लड़के के साथ ऐसी ममता सी क्यों हो गई है उसे। दूसरे दिन राघव का बुखार उतर गया था। 2 दिन मीना ने उसे और रोक लिया था कि कमजोरी पूरी दूर हो जाए। जाते समय जब राघव पैर छूने आया तब भी मीना ने यही कहा था कि खूब मन लगाकर पढ़ना। बच्चों के जाने के बाद कमरे सूने तो हो गए थे, पर मीना अब संतुष्ट थी कि 2 महीने बाद फिर दूसरे बच्चे आ जाएंगे, घर फिर आबाद हो जाएगा। गैराज वाले कमरे को भी अब और ठीक करवा लेगी। आईआईटी का परिणाम आया तो पता चला कि राघव की फर्स्ट डिवीजन आई है। निखिल और सुबोध रह गए थे। राघव का पत्र भी आया था। उसे कानपुर आईआईटी में प्रवेश मिल गया था। स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहना। मीना ने भी 2 लाइन का उत्तर भेज दिया था। दिवाली पर कभी कभार राघव के कार्ड आ जाते। अब तो दूसरे बच्चे कमरों में आ गए थे। मीना भी पुरानी बातों को भूल सी गई थी। बस गैराज को देखकर कभी कभार उन्हें राघव की याद आ जाती थी। समय गुजरता रहा था। दरवाजे पर उस दिन सुबह सुबह की घंटी बजी थी। आंटी, मैं राघव। पहचाना नहीं आपने? राघव। आश्चर्य भरे स्वर के साथ मीना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। दुबला पतला शरीर थोड़ा भर गया था। आंखों पर चश्मा तो था, पर चेहरे पर दमक बढ़ गई थी। आओ बेटा, कैसे हो? आज कैसे अचानक? याद आ गई हम लोगों की? आंटी, आपकी याद तो हरदम आती रहती है। आप नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। मेरा कोर्स पूरा हो गया और आपने कहा कि मन लगाकर पढ़ना, तो फाइनल में भी अच्छी डिवीजन आई है। कैंपस इंटरव्यू में चयन होकर नौकरी भी मिल गई है। अच्छा, इतनी सारी खुशखबरी एक साथ, कहकर मीना हंसी थी। हाँ आंटी, पर मेरी एक इच्छा है कि जब मुझे डिग्री मिले तो आप और अंकल भी वहाँ हों। आप लोगों से यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। पर बेटा, मीना इतना बोलते बोलते अचकचा गई थी। नहीं आंटी, ना मत कहिए, मैं तो आपके लिए टिकट भी बुक करा रहा हूँ। आज आप लोगों की वजह से ही तो इस लायक हो पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि जब जब मैं लड़खड़ाया आपने ही मुझे संभाला। एक माँ थी जिन्होंने जिद करके मुझे इस शहर में भेजा, और फिर आप हैं। माँ तो आज यह दिन देखने को रही नहीं, पर आप तो हैं, आप मेरी माँ। राघव का भावुक स्वर सुनकर मीना भी पिघल गई थी। शब्द भी कंठ में आकर फंस गए थे। शायद माँ शब्द की सार्थकता का बोध यह बेटा उन्हें करा रहा था। दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।